नमस्कार, एचएनएन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं यूपी बुलेटिन की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्यसभा की खाली हुई सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी से 7 उम्मीदवार और उत्तराखंड से 1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया है उनमें आरपीएन सिंह, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत और नवीन जैन शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को अपना उम्मीदवार चुना गया है। आपको बता दें कि अप्रैल में राज्यसभा की 56 सीटों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस, सपा और बीजेपी ने राज्यसभा की खाली हुई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। ये सभी सीटें देश के सभी राज्यों से चुनी जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां वो और उनका परिवार राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेगा। आम आदमी पार्टी ने रविवार को ये जानकारी सामने दी है। आपको बता दें कि आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह बाद में अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ वहां दर्शन करने जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल और सहयोगियों राजग गठबंधन के साथ रविवार को श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला का दर्शन पूजन किया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर के हो रहे निर्माण में विराजमान रामलला का दर्शन और पूजन किया था। ये पहला मौका था जब पूरी योगी कैबिनेट ने रामलला का दर्शन किया और पूजन पाठ भी किया। इस दौरान सभी मंत्री और विधायक बेहद उत्साहित और खुश दिखे और भक्तिभाव में डूबे हुए नजर आए। जय श्री राम के नारे बराबर लगाए जा रहे थे। मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों ने श्री राम नाम का जाप किया। वहीं श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य बन रहे राम मंदिर निर्माण का भी बड़ी बारीकी से अवलोकन किया और घूम घूम करके सब जगह देखा। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने मंत्रिमंडल के मंत्रियों और विधायकों को ले जाकर के पूरे मंदिर का भ्रमण भी कराया। उत्तर प्रदेश में पहली बार मंत्रिमंडल ने श्री रामलला का दर्शन और पूजन किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के निमंत्रण पर विधानमंडल सदस्यों के अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जाने को दिखावा और छलावा करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी फरमान पर अयोध्या जाना विधायकों की मजबूरी है। सरकारी फरमान पर अपने आराध्य की पूजा करने जाना उचित नहीं है। जो लोग गए हैं उनकी मजबूरी है। ये दिखावा और छलावा है। हम लोग ऐसे फरमान पर क्यों जाएं? आगे आपको जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के निमंत्रण पर रविवार को मुख्य विपक्षी दल सपा को छोड़कर उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों के करीब 325 विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नवनिर्मित मंदिर का दौरा किया था और रामलला का दर्शन पूजन भी किया था। जो हजारों साल से भगवान राम के रूप में पूरे देश में पूजा जा रहा हो, करोड़ों लोग की आस्था जिससे जुड़ी हो, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है? प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान राम से भी ऊपर स्थापित करना चाहते हैं क्या? जब सब आस्थावान लोग कहते हैं
कि भगवान राम हमारे जीवनदाता हैं? क्या वो साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे क्या? हजारों साल से पूजे जाने वाले भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान राम का मजाक बनाया जा रहा है, उनके मर्यादा के खिलाफ घिनौनी साजिश की जा रही है। करोड़ों अरबों रुपया पानी की तरह बहा करके सरकार भगवान राम को मानने वाले करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। एक और सरकार कहती है नौजवानों को रोजगार देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और साथ ही साथ मदरसा के शिक्षकों को मानदेय देने की व्यवस्था नहीं है, किसान मित्रों को मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, और इसी प्रकार से तमाम पंचायत मित्र हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं, आदि को वर्षों से वेतन बढ़ाने की मांग चल रही है। वेतन वृद्धि के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हजारों करोड़ रुपया प्राण प्रतिष्ठा में खर्च कर रहे हैं, वो भी भगवान राम जो सभी को जीवन देता है, जो सबको जीवन देता है, प्राण प्रतिष्ठा करके ये जीवन देने वाले कौन है? इसका मतलब है ये अपने को भगवान राम से बड़ा साबित करना चाहते हैं। आपकी पार्टी के हैं मनोज पांडे जी, वो कह रहे थे कि मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं आप, इसलिए आपकी बातों का वो जवाब नहीं दे। अब ऐसे ऊंची मानसिकता के लोगों का मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता। अगली खबर मथुरा से है, जहां काशी में ज्ञानवापी पर विवाद के बीच अब नया विवाद मथुरा से सामने आया है। यहां कृष्ण भूमि के पास स्थित एक मजार को हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी होने का दावा किया है। आरोप लगाया गया है कि पोतरा कुंड के पास चक्रवर्ती सम्राट के भाई राजा भर्तहरि की समाधि व ज्ञानवापी है। सन 1987 में मथुरा नगर पालिका में तैनात कर अधिकारी कमरुद्दीन ने अभिलेखों में छेड़छाड़ कर इसे ज्ञान बावड़ी से शाही बावड़ी कर दिया था। वक्फ बोर्ड से इसे वक्फ संख्या 75 संपत्ति घोषित करा दिया गया था। उनका कहना है कि भर्तहरि की समाधि को हजरत उमरदराज बावड़ी वाले बाबा की मजार में तब्दील कर दिया गया है। 1994 में नगर पालिका में हिंदू पक्ष की दलीलों को सही पाते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त किए गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1997 में तत्कालीन एडीएम प्रशासन वक्फ सर्वे अधिकारी आरडी पालीवाल ने मुस्लिमों को यहां इबादत न करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी यहां इबादत करना जारी रहा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने आगे बताया कि इस मामले में सिविल वाद कोर्ट में दायर किया गया है। अगली खबर कानपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरे उत्तर प्रदेश में 12 फरवरी 2024 से 12 मार्च 2024 तक ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि ग्राम परिक्रमा यात्रा, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, किसान मोर्चा राजकुमार चाहर और प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह यात्रा करेंगे। यह यात्रा संपूर्ण भारत में 12 फरवरी से शुरू होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से शुक्रताल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से यात्रा को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम तय किया गया है और बीजेपी किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी ग्राम परिक्रमा यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर किसानों के बीच बातचीत करेंगे और सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना के बारे में किसानों को जागरूक करेंगे। ये जो ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ 12 तारीख से हो रहा है और इसको राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा पूरी तरीके से इसमें ध्यान में रख के काम कर रहा है। आदरणीय जेपी नड्डा जी इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें 50,000 किसान उनकी अकेली उस उद्घाटन की सभा में उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा प्रत्येक ग्राम में जहाँ जहाँ चौपालें लगेंगी उसमें 3,000 किसानों को मिनिमम LED स्क्रीन के माध्यम से उनको अपना जो आगे के वक्तव्य हैं उनको प्रेषित करेंगे। और उसका सबसे बड़ा एक कारण आपको बताता हूँ ग्राम परिक्रमा यात्रा का, कि जो हम गांव-गांव जाएंगे, हमारे किसान मोर्चा के सारे पदाधिकारी गांव-गांव जाएंगे
जन जागरण करेंगे, किसानों से उनकी प्रमुख समस्याओं को जानेंगे। उन प्रमुख समस्याओं में सपोज करिए 20-20, 30-30 गाँवों की जो एक कॉमन समस्या होगी, उस कॉमन समस्या को हम राष्ट्रीय नेतृत्व तक, प्रदेश नेतृत्व तक पहुँचाएँगे, जिससे कि वो उस समस्या को हम हमारे आगामी लोकसभा चुनाव में जो शपथ पत्र आएगा, उस शपथ पत्र में हम उन समस्याओं को मेंशन करा सकें, किसी 1 या 2 प्रमुख समस्याओं को शपथ पत्र में हम लोग डलवा सकें। ये रहेगा। उसके अलावा ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से जो गाँव के पिछड़े किसान हैं, जो इतना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो अपडेटेड नहीं है, उनको जो हमारे जिले का जो विकास भवन होता है, वहाँ की नई-नई किसानों के प्रति जो स्कीम होती हैं, उन स्कीमों के बारे में उनको अवगत कराएँगे, उनको अवेयर करेंगे, जिससे कि वो लोग भी जो सरकार द्वारा लाभकारी योजनाएँ हैं, उनका लाभ ले सकें, जो सब्सिडी है, उनका लाभ ले सकें। तो मेन उद्देश्य ग्राम परिक्रमा यात्रा का ये रहेगा। हर ग्राम परिक्रमा यात्रा के बाद हम एक चौपाल लगाएँगे, वहाँ किसानों की समस्याओं को जानेंगे। जिले के जो सब जनप्रतिनिधि होंगे या जो भी वरिष्ठ होंगे, वो उस जन चौपाल के मुख्य अतिथि होंगे और इस तरीके से उस जन चौपाल को हम लोग आगे बढ़ाएँगे और ये कार्यक्रम हमारा 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चलेगा। WFI की एजीएम बैठक में यूपी अध्यक्ष समेत कई पदों पर चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव होने के बाद संजय सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कई पदों की रिक्तियां खाली थीं, जिसमें चुनाव को लेकर भारतीय कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदों का चुनाव संपन्न होने के बाद पदाधिकारी बनाए गए थे। आपको बता दें कि गोंडा जिले में रविवार को भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने एजीएम की बैठक आयोजित की थी, जहां पर उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ को लेकर के अध्यक्ष समेत कई पदों पर चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष और सुरेश चंद्र उपाध्याय को महासचिव चुना गया है। देश में आम लोगों के साथ ठगी होने की खबर आपने सुना या पढ़ी होगी, लेकिन इस बार पुलिस विभाग के बड़े पद पर तैनात एक अधिकारी के साथ ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल यूपी के तेजतर्रार महिला पुलिस अधिकारी डिप्टी एसपी श्रेष्ठा ठाकुर ने जिस व्यक्ति IRS अधिकारी समझकर शादी रचाई थी, असल में वो एक ठग निकला। आपको बता दें कि लेडी सिंघम के नाम से फेमस श्रेष्ठा ठाकुर मैट्रिमोनियल साइट के जरिए रोहित राज के नाम के शख्स से मिली थी। उसने खुद को 2008 बैच का IRS अधिकारी बताया था और रांची में कमिश्नर के पद पर अपनी पोस्टिंग का दावा भी किया था। महिला अधिकारी ने जब इसे वेरीफाई किया तो रांची में इस नाम के अधिकारी की पोस्टिंग भी थी। ठग ने एक जैसा नाम होने के चलते इसका फायदा उठाया और रांची में पोस्टेड अधिकारी के नाम का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि दरअसल ये सब कुछ मिलते जुलते नाम की वजह से हुआ है, जिसके जरिए आरोपी ने श्रेष्ठा ठाकुर के साथ धोखाधड़ी की थी। जानकारी सही मिलने पर रोहित और श्रेष्ठा की शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद जब सच सामने आया तो महिला पुलिस अधिकारी सन्न और दंग रह गई थी। उन्हें पता चल गया कि उनका पति कोई IRS अधिकारी नहीं है, लेकिन शादी को बचाए रखने के लिए उन्होंने इस कड़वे घूंट को पीने का प्रयास किया था। जब श्रेष्ठा ठाकुर पति की धोखाधड़ी की आदत बढ़ती गई तो उन्होंने धोखेबाज से तलाक ले लिया। वो उनके नाम पर दूसरे लोगों से ठगी करने लगा। इससे तंग आकर डिप्टी एसपी ने गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में पूर्व पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पिछले कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने तहसील में खाट बिछाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। इसमें दिव्यांग लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी, जिसके बाद उन्हें आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द इस पर जांच कराकर दिव्यांगजनों को न्याय दिलवाया जाएगा। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने से आहत लोगों ने दोबारा से पूरे कचहरी परिसर में खाट बिछाओ आंदोलन को करने की बात कही है।
वहीं राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कल सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर के सभी गेट पर दिव्यांग लोग खाट बिछाओ आंदोलन कर रहे हैं। जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तब तक वो वहां से रास्ता नहीं छोड़ेंगे। देखिए, कल 12 तारीख है और दिव्यांगजनों के रिजर्वेशन को कानपुर के जिला प्रशासन ने आसरा आवास योजना में ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से दिव्यांगजन अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। समाज की सबसे अंतिम कड़ी माने जाने वाले दिव्यांग, उनका अधिकार छीना गया है। इसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी को अपना एजेंडा भेज दिया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन की तैयारी की है। कचहरी के सभी गेटों से हमारे लोग प्रवेश करेंगे और खटिया ले करके प्रवेश करेंगे और जिलाधिकारी कार्यालय पर खाट डाल करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और तब तक चलेगा ही जब तक दिव्यांगों को आवास नहीं मिल जाता, उनका हक नहीं मिल जाता, रिजर्वेशन कोटा बहाल नहीं किया जाता। कानपुर के गोडन बाबा ने करौली सरकार यानी संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही न होने पर भारी नाराजगी जाहिर की है। अब उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान करौली शंकर महादेव और प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इस बार करौली सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कानपुर शहर का रोड पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। दरअसल करौली सरकार ने अपने आश्रम में एक भक्त जो कि लड्डू गोपाल लेकर वहां पहुंची थी, उन्होंने भगवान लड्डू गोपाल के लिए अभद्र टिप्पणी और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस बात से आहत होकर कानपुर के गोडन बाबा ने नाराजगी जाहिर की और 2 बार पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से भदौरिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए प्रेस वार्ता में गोडन बाबा के साथ अन्य हिंदू संगठन और ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये साफ कह दिया है कि मंगलवार को एक ज्ञापन के माध्यम से सभी लोग करौली सरकार के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को फिर से ज्ञापन सौंपेंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो पूरे कानपुर के शहर की हर रोड को जाम कर दिया जाएगा। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि लौकुश आश्रम के संचालक संतोष भदौरिया, जो अपने आप को स्वयंभू सरकार कहते हैं, वो विगत 1 वर्ष से लड्डू गोपाल पर अवैध टिप्पणी कर रहे हैं। साथ सनातन धर्म के हर देवी देवताओं पर अवैध टिप्पणी करते हैं। यहाँ तक कि वो बालाजी सरकार हो या संगठा माता हो या प्रेमानंद जी महाराज हो, अन्य कोई संतोष, सबको टिप्पणी करना, सबको नीचा दिखाना और अपनी विद्वता करना। साथ साथ ब्राह्मण समाज के आचार्यों बुला के पैर छुआते, नर्द करवाते हैं, जिससे ब्राह्मण समाज का अपमान भी हो रहा है, जिससे तमाम ब्राह्मण संगठन हमारे साथ आए हुए हैं और सब इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि आप अपनी दुकान चलाएं, दवाई बेचें, पर भगवान के धर्म पर आडंबर न करें। और दूसरे विशेष बात ये, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही विगत 1 वर्ष से। हम पिछली बार 3 मई 2023 को गए थे बीपी जोगजन कमिश्नर साहब के, वहाँ ज्ञापन दिया, वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई। अभी दिसंबर में फिर हम सोनकार कमिश्नर साहब के यहाँ दिया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ ब्राह्मण संगठन समाज के मनोज महाकाल जी, आचार्य जी हैं, जगत पांडे जी हैं, अभय दुबे जी, सब लोग आए हुए हैं। बाकी जानकारी हमारे आचार्य लोग सब देंगे। सुप्रीम मैं राकेश दीक्षित एडवोकेट हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ जनसंघ का और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का संरक्षक हूँ। और हिंदुत्व के संबंध में जहाँ कहीं आघात होता सनातन वहाँ में रहता हूँ, यही मेरा परिचय है। इस कथित करौली सरकार के लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, पत्रकारों से, बंधुओं से, सभी से, कि उसको करौली सरकार ना कहें। वो कालांतर में अपराधी रहा है, उस पर रासुका कायम हुई है, हत्या का मुकदमा कायम हुआ है, हत्या में शामिल रहा है, तमाम मुकदमे रहे। ऐसे व्यक्ति को करौली सरकार कम से कम आप लोग ना कहें, ये मेरा निवेदन है। इसी संबंध में मैं कमिश्नर से मिला था, पुनः मिलूँगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। भूमि पर, गोदान की भूमि पर, भूदान की भूमि पर और ग्राम समाज की भूमि पर उन्होंने कथित आश्रम बनाया है। उसके संबंध में श्रीमान जिलाधिकारी कानपुर नगर को मंगलवार को ज्ञापन देकर मांग करी जाएगी कि उस पर बुलडोजर चलाकर उस भूमि को खाली कराएं। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना ये चाह रहा था कि अभी आपने स्वामी मनोजानंद जी महाराज से पूछा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। एक्चुअली वो संत हैं, महात्मा हैं और सहृदय हैं, इसलिए वो बहुत उतनी कड़ी बात नहीं कह पाते या नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिलाधिकारी के ज्ञापन के बाद एक ज्ञापन में उसको डीजीपी को, एडीजीपी को दूंगा जो कानपुर में बैठते हैं। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कार्यक्रम मेरा पूरे कानपुर को जाम से पंग कर देना होगा।
पूरे सब जगह से जाम लगेगा, हर रोड बंद होगा, पूरा कानपुर बिल्कुल एकदम पंग कर देंगे। ये आगे की कार्रवाई होगी। उसमें मैं सभी संतों से, महात्माओं से, पुजारियों से, भंडारियों से, मनोज जी हमारे पास बैठे इनसे, जगत जी से, सबसे निवेदन करूंगा कि भारी संख्या में सब बॉर्डर, सारे बॉर्डर बंद कर देंगे। कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कोई जंगल राज नहीं चल रहा, इसलिए कार्रवाई होगी और अगला मेरा कदम ये होगा। यही मेरा निवेदन आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के महावन क्षेत्र की सीमा के भीतर यमुना एक्सप्रेसवे पर 40 लोगों को ले जा रही स्लीपर कोच बस और कार की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस बड़े हादसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। दरअसल सोमवार सुबह आगरा की तरफ से नोएडा जा रही एक प्राइवेट बस का टायर अचानक पंचर हो गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क पर तिरछी खड़ी हो गई। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार बस में जा घुसी। इस टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। वहीं इस हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मरने की सूचना मिली है। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि कोहरे की वजह से ये घटना हुई है। आग इतनी तेज लगी थी कि कार सवारों को कार से निकलने का मौका नहीं मिला। वहीं प्रशासन का कहना है कि तत्काल दोनों के वाहनों में टक्कर हो गई थी, वाहनों में आग लग गई, बस के पैसेंजर निकल गए, लेकिन स्विफ्ट कार जो थी उससे लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। आग इतनी तेज से लगी कि 5 लोग आग में झुलस गए। आपको बता दें कि कार में सवार लोगों के शव को लोथड़ों में तब्दील हो गए और बस के सभी यात्री बस से सुरक्षित उतर गए। जानकारी के अनुसार मृतकों में से अभी तक सिर्फ एक की शिनाख्त हो सकी है। वहीं शिकोहाबाद का अंशुमान यादव था, जो दिल्ली में रिलायंस जियो में नौकरी करता था। अन्य 4 लोगों की शिनाख्त नहीं हो सकी है, उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आज मॉर्निंग में थाना महावन क्षेत्र पे यमुना एक्सप्रेसवे पर जो माइलस्टोन है 117 उसके पास आगरा नोएडा पटरी पे एक बस और एक स्विफ्ट गाड़ी की टक्कर हुई। प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि बस का संभवतः टायर बर्स्ट हुआ था और उसने अपना संतुलन खोया और उसके बाद वो टर्न कर गया और पीछे से जो गाड़ी आ रही थी स्विफ्ट वो जाके बस में टकरा गई। संभवतः जो ऑयल टैंक था उसके पास टक्कर हुई और तत्काल दोनों वाहनों में आग लग गया। बस के पैसेंजर्स निकल गए, परंतु जो स्विफ्ट गाड़ी थी उसमें जो पैसेंजर्स थे उनको निकलने का मौका नहीं मिला और बहुत तेज़ी से आग लगा। इसमें 5 लोग झुलस गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस तथा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँच गए राहत और बचाव में। बस में कुछ लोगों को मामूली चोटें हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई यहाँ पे प्रचलित है। तो कुहासा है तो फिर एक और बोला कि नहीं मोड़ो, तो फिर मोड़ने लगा तो गाड़ी जैसे ही मोड़ने लगा तो उधर से अचानक हम तो पढ़ रहे थे भैया, हम एग्जाम देने जा रहे थे एसओ का, तो अचानक आवाज हुआ तो उधर से गाड़ी शायद वो छोटी वाली जो 4 व्हीलर होती है ना वो टक्कर मारी और टक्कर जो लगता है बीचों बीच हुआ वो टैंकर के पास। इस कारण से लगता है उसमें रिएक्शन हुआ, उससे आग लगी तो हम लोग को पता भी नहीं चला, लेकिन कोई लेडीज थी उधर बैठी हुई, वो बोली कि आग लगा। तो फिर हम लोग जो है जल्दीबाजी में अपना जो भी सामान मिला हम लोग पकड़ाया वो सब लिए और उतरे। अब बाकी तो सामान सब भैया वहीं छूट गया, पैसा वैसा सब उसी में था, बैग में ही था, सब कुछ मेरा एडमिट कार्ड वगैरह सब उसी में रह गया। और उसमें लगता है कि 35-40 के आसपास होंगे हम लोग। तो किसी के कोई चोट रिपोर्ट अभी तक तो कुछ नहीं पता चला भैया कि जो से सब उतर गए हैं, लेकिन अंदर में कुछ सोया हुआ रह गया तो नहीं बताया जा सकता है। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये आपको जा रही थी, दिल्ली जा रही थी, एक कोठी से शायद। कोठी कहाँ पे पड़ता है? कोठी ये आपको गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिहार से? हाँ, बिहार से जा रही थी, दिल्ली जा रही थी। अच्छा, मोड़ने की वजह क्या रही है? मोड़ने की वजह उसको अपने में बात कर रहे थे, हम तो आगे स्लीपर में थे। अचानक मोड़ गई मतलब? अचानक नहीं, हाँ अचानक नहीं, पहले रुकी है गाड़ी, पहले रुकी, उसे डिस्कशन किया, फिर वो मोड़ना शुरू किया। अब मोड़ जैसे ही वो गाड़ी ऐसे सीधी हुई है, उधर से आवाज हुआ खटाक। जो 4 व्हीलर गाड़ी ठुकी है उसमें कुछ अंदाजा कितने लोग थे? नहीं, हम तो नहीं, उधर तो हम लोग गए ही नहीं भैया। हाँ, मेरा नाम राहत है। कहाँ से? हम बांग्लादेश से आए हैं ताजमहल देखने के लिए, टूरिस्ट है। हाँ। कहाँ जा रहे थे आप? हम पहले तो कलकत्ता से उठे थे, उधर बिहार आकर फिर दूसरे बस में दिल्ली मेल के टिकट कटे थे ना, तो इसमें आ रहे थे बिहार से। क्या हुआ था? हाँ, हम तो भाई सब ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, लेकिन अचानक गाड़ी डाई में मोड़ गया और वो जो कार था ना, कार आकर घुस गया। तो एक्सीडेंट वगैरह वो ऐसा बात में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हम किसी को चोट नहीं लगा, लेकिन जब मैंने खिड़की से देखा पहले तो देखा कि बहुत आग लगा हुआ था, वो कार से आग का स्टार्टिंग हुआ। तो जब आग फैल रहा था तब मैंने जोर से बोला कि भाई आग है, तो सब लोग डर गए आग सुनने के बाद। तो
पैनिक्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, सब लोग बाहर निकलने लग गए। तो मैंने भी और बहुत लोगों ने बैग ले रहा था। पहले आग देखने से पहले जो लोग निकले थे ना, वो लोग बैग लेकर निकले, लेकिन जब आग देख लिया हमने तो हम जान बचाना ज्यादा जरूरी पड़ गया, हम सब लोग निकल गए। और बहुत लोगों का बैग अंदर रह गया, मेरा भी बैग अंदर रह गया, लेकिन जिन लोगों को भी देखा किसी को चोट नहीं आया। वैसे इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए HNN के साथ।